मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर से मैं विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, इट मींस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, आज है इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूं रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण को। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस लेक्चर को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या है। रासायनिक अपक्रिया क्या है? इट मींस केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बच्चों, जब एक या एक से अधिक, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तब ऐसी घटना को रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। फिर देखिए बच्चों, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, तब ऐसी घटना को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। बच्चों, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अभिकारक पदार्थ कहते हैं। इट मींस रिएक्टेंट्स उनको बोला जाता है। और अपक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उन नए पदार्थों को उत्पाद पदार्थ, इट मींस प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो इट मींस किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अपक्रिया होने से पहले जो पदार्थ होते हैं वो अपकारक हैं, और अपक्रिया होने के बाद यानी अपक्रिया होने के फलस्वरूप जो पदार्थ बाद में हमको प्राप्त होते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। बच्चों, इसे समझें। जैसे पोटेशियम क्लोरेट होता है एक पदार्थ, पोटेशियम क्लोरेट, यहां ये एक ही पदार्थ है। पोटेशियम क्लोरेट जो होता है, इसे बच्चों, जब ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसे जब गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म। तो गर्म करने पर होता क्या है? ये दो नए पदार्थ बनाता है। ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर डिटरमिन किया गया है कि जब पोटेशियम क्लोरेट नामक रासायनिक पदार्थ को गर्म करते हैं तो ये दो नए पदार्थ बनाता है। कौन कौन? पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। दो पदार्थ बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। इसी तरह से बच्चों, जब मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, उसको वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो वो एक नया पदार्थ बनाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या करना है बच्चों? मैग्नीशियम का रिबन लेना है। मैग्नीशियम आप जानते होंगे, मैग्नीशियम क्या लेना है? मैग्नीशियम का आपको लेना है रिबन, और इसको वायु की उपस्थिति में, बच्चों यहां वायु से मतलब है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसकी उपस्थिति में जब क्या किया जाता है बच्चों? जलाया जाता है, दहन किया जाता है। जलाने को बच्चों दहन बोलते हैं। इसका दहन किया जाता है तो एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चों, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एक या एक से अधिक पदार्थ, तो बच्चों यहां ये एक पदार्थ है, पोटेशियम क्लोरेट एक पदार्थ है, और ये अपक्रिया करके क्या बना रहा है? दो नए पदार्थ बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। यहां पर क्या लिया मैंने? यहां दो पदार्थ ले लिए, एक मैग्नीशियम का रिबन ले लिया, दूसरा ऑक्सीजन ले लिया। इन दोनों पदार्थों ने आपस में अपक्रिया की और एक नया पदार्थ बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोनों ही स्थितियां आपके सामने हैं। तो अब देखो बच्चों, इसमें आप बताओ अपकारक कौन है और उत्पाद कौन है। तो जैसा कि बच्चों मैंने कहा कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अपकारक कहते हैं। पहली वाली रासायनिक अपक्रिया में पोटेशियम क्लोरेट भाग ले रहा है, तो ये पोटेशियम क्लोरेट क्या है? अभिकारक है। मैंने कहा अपकारक को हम रिएक्टेंट कहते हैं।
क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो पदार्थ अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। इट मींस यहाँ पोटेशियम क्लोराइड और ये आपका ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। क्या हैं बच्चों? प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से जो नीचे मैंने अपक्रिया लिखी हुई है, यहां पर बच्चों मैग्नीशियम और ये आपका जो ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिकारक हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। और यहां एक नया उत्पाद बना हुआ है, तो ये नया उत्पाद क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ बनाए, तो ऐसी घटना को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो अपकारक हैं, इट मींस रिएक्टेंट्स हैं। और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं, इट मींस प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, रासायनिक अपक्रिया की पहचान हम कैसे करते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि रासायनिक अपक्रिया की आप पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूं। रंग परिवर्तन के द्वारा आप पहचान कर सकते हैं, ताप परिवर्तन के द्वारा पहचान कर सकते हैं, अवस्था परिवर्तन के द्वारा पहचान कर सकते हैं। अवस्थाएं आप जानते हो, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, गैस निकल रही या नहीं निकल रही है, इससे आप पहचान कर सकते हैं। कोई अवक्षेप बन रहा या नहीं बन रहा है, इससे आप पहचान कर सकते हैं। अब यहां पर आपके लिए अवक्षेप नया शब्द है। बच्चों लेबोरेटरी में यानी केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में जाकर के परख नली लेकर के, परख नली में जब हम कोई एक रासायनिक पदार्थ लेते हैं और उसमें दूसरा रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, वो चाहे पहले आप लिक्विड ले लें और बाद में उसमें ठोस पदार्थ मिलाएं, या ठोस पदार्थ पहले ले लें बाद में उसमें द्रव पदार्थ मिलाएं और उसको सेक करें, हिलाएं। इसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करें। अगर उस परख नली की तली में कोई पदार्थ आपको जमा हुआ दिख रहा है तो उसी जमे हुए पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसको इस तरह से समझो। इसे मैं हटा रहा हूं, इसे मैं हटा रहा हूं। जैसे मान लो ये आपकी है परख नली, ये क्या है? परख नली। कांच की बच्चों परख नली होती है। इसमें आपने पहले कोई ठोस पदार्थ ले लिया, मान लो पहले पदार्थ द्रव पदार्थ ले लिया, मान लो द्रव पदार्थ ले लिया, और फिर इसमें एक और पदार्थ आपने मिलाया, एक नया पदार्थ आपने इसमें मिलाया। इसके बाद आपने इसको सेक किया, हिलाया। तो हिलाने के बाद में इसको शांत छोड़ दिया आपने स्टैंड पर। थोड़ी देर बाद आप देखें, अगर यहाँ तली में बेस में कोई पदार्थ आपको जमा हुआ दिख रहा है, जमा हुआ दिख रहा है, तो इसी जमे हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। अवक्षेप बोला जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट शॉर्ट में बच्चों इसको लिखते हैं केवल पीपीटी। पीपीटी, स्मॉल पी और टी, पीपीटी, इट मींस अवक्षेप। तो बच्चों यहां तक की कहानी मैं समझता हूं आपको समझ में आ गई होगी। इस पूरी कहानी को मैंने बोर्ड पर राइट डाउन कर रखा है, जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें बच्चों? रासायनिक अपक्रिया के बारे में जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो बोर्ड पर राइट डाउन है। रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करते हैं ये भी बोर्ड पर राइट डाउन है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करें। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं रासायनिक समीकरण। बच्चों रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रिया का होता है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रिया का होता है। बच्चों किसी भी रासायनिक अपक्रिया को उनके अभिकारकों और उत्पादों के नामों के स्थान पर उनके प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के द्वारा जब हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखने पर जो व्यंजक हमें प्राप्त होता है उसी व्यंजक को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो बच्चों रासायनिक समीकरण का संबंध किससे है? रासायनिक समीकरण का संबंध रासायनिक अपक्रिया से है, और रासायनिक अपक्रिया में अपकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। जब रासायनिक अपक्रिया को उसके अभिकारकों और उत्पादों
के नामों के स्थान पर, मतलब नामों के पदों में ना लिखकर उनके प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है। तो इस तरह से लिखने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होती है, जो हमें व्यंजक प्राप्त होता है, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बच्चों, जब कभी हम किसी रासायनिक अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो सबसे पहले उस रासायनिक अपक्रिया में जो अभिकारक या उत्पाद प्रयुक्त हो रहे हैं उनके रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। यानी कि पहला काम हमारा है कि रासायनिक अपक्रिया में जो अभिकारक या उत्पाद हैं उनके रासायनिक सूत्र पता करें। दूसरा हमारा काम है कि ये जो अभिकारक या उत्पाद हैं इनके रासायनिक सूत्र एक सीधी रेखा में लिखते हैं। अभिकारकों के रासायनिक सूत्र या प्रतीक बाईं ओर एक सीधी रेखा में लिखते हैं और उत्पादों के प्रतीक या रासायनिक सूत्र दाईं ओर एक सीधी रेखा में लिखते हैं। अगर बच्चों अभिकारक या उत्पादों की संख्या एक से अधिक है तो इसको शो करने के लिए हम उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक तीर का चिन्ह लगाते हैं। तीर का चिन्ह लगाते हैं जिसकी नोक अभिकारकों से उत्पादों की ओर होती है। तो इस तरह से हमें जो व्यंजक लास्ट में मिलता है वही व्यंजक कहलाता है रासायनिक अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। अब इसको इस बात से समझे, अभी मैंने रासायनिक अपक्रिया में बताया था, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था पोटेशियम क्लोरेट वाला। किसका दिया था? पोटेशियम क्लोरेट। मैंने कहा था, क्या कहा था कि जब इसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, जब इसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन बनती है। ये तो बच्चों है रासायनिक अपक्रिया। अब इसमें जो अभिकारक हैं या जो उत्पाद हैं, सबसे पहले हमें उनके रासायनिक सूत्र पता करने पड़ेंगे, तभी हम इसका रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे। ये रासायनिक अपक्रिया मैं लिखने जा रहा हूं, इसका रासायनिक समीकरण। तो अभिकारक इसमें पोटेशियम क्लोरेट है, हमें इसका रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। उत्पाद है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, हमें इनके रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए। तो देखो, पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3। क्या होता है बच्चों? KClO3। तो बच्चों इसमें एक ही अपकारक है तो प्लस चिन्ह लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। उत्पाद देखो बच्चों क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है। उत्पादों को कहां लिखते हैं? दाईं ओर, अपकारकों को बाईं ओर। ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है। तो उत्पाद क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, KCl। और क्या है? ऑक्सीजन। मैंने क्या कहा? अपकारक हो या उत्पाद हो उनको एक सीधी रेखा में लिखते हैं, अपकारकों को बाईं ओर, उत्पादों को दाईं ओर। अगर उनकी संख्या एक से अधिक है तो उनके बीच में क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं? अपकारकों और उत्पादों के बीच में एक तीर का निशान लगाते हैं जिसकी नोक अभिकारकों से उत्पादों की ओर होती है। तो इस तरह से बच्चों ये जो हमें व्यंजक मिला है यही व्यंजक है इस रासायनिक अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो ये क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अब बच्चों आपको बात कुछ कुछ समझ में आनी चाहिए कि रासायनिक अपक्रिया क्या, रासायनिक समीकरण क्या है। यानी कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रिया की होती है। कब प्राप्त होती है? जब उस रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारकों और उत्पादों को उनके नामों के स्थान पर उनके प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के पदों में लिखा जाता है तो हमें जो व्यंजक प्राप्त होता है, जो समीकरण प्राप्त होती है, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे जो मैं एग्जाम्पल दे रहा था, मैग्नीशियम रिबिन को जब वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो बच्चों मैग्नीशियम का फार्मूला Mg। वायु में जलाते हैं, मैंने कहा ऑक्सीजन। तो यहां अपकारक मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को यहां मैंने लिखा है बाईं ओर। उत्पाद क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र MgO। मैंने क्या कहा? अभिकारकों और उत्पादों को
उनके प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के पदों में लिखते हैं। तो अपकारक यहाँ मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, ऑक्सीजन का सूत्र O2। तो इनको लिखा मैंने बाईं तरफ एक सीधी रेखा में। उत्पाद क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र MgO, इसको मैंने लिखा दाईं तरफ। यहां अपकारक एक से अधिक है तो उनके बीच में मैंने लगा दिया प्लस का चिन्ह। लास्ट में अपकारकों और उत्पादों के बीच में एक तीर का निशान लगाते हैं, जिसकी नोक अपकारकों से उत्पादों की ओर रखी जाती है। तो बच्चों अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो ये उस अपक्रिया की रासायनिक समीकरण है। तो सारे स्टेप आपको क्लियर हो जाने चाहिए। मैंने सारे स्टेप एक्सप्लेन कर दिए कि रासायनिक समीकरण क्या होती है और इसको लिखते कैसे हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों, एक बार फिर समझो। पहला स्टेप, सबसे पहले रासायनिक अपक्रिया में जो अपकारक और उत्पाद प्रयुक्त हो रहे हैं उनके आप रासायनिक सूत्र ज्ञात करें। दूसरा स्टेप कि अपकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र या प्रतीक लिखते हैं। अपकारकों के रासायनिक सूत्र या प्रतीक बाईं ओर लिखते हैं एक सीधी रेखा में, और उत्पादों के प्रतीक या रासायनिक सूत्र, प्रतीक भी हो सकता है बच्चों, रासायनिक सूत्र भी हो सकता है, उनको एक सीधी रेखा में दाईं ओर लिखते हैं। अगर इनकी संख्या एक से अधिक है तो उनके बीच में तीर का निशान, प्लस का निशान लगाते हैं। ये सारी कहानी मैंने यहां राइट डाउन की है। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारकों व उत्पादों के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। यहां बच्चों प्रतीक अंडरस्टूड है, अगर तत्व है तो उसका प्रतीक आपको लिखना पड़ेगा। सेकंड, अपकारकों के रासायनिक सूत्र एक सीधी रेखा में बाईं ओर और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उसी सीधी रेखा में दाईं ओर लिखते हैं। एक से अधिक अभिकारक व उत्पाद होने पर उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अपकारकों और उत्पादों के मध्य तीर का चिन्ह लगाते हैं, जिसकी नोक उत्पादों की ओर होती है। इस प्रकार प्राप्त व्यंजक रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बच्चों अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और अपनी कॉपी में लिखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी रासायनिक अपक्रिया के समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाते हैं। तो बच्चों अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपकारक और जो उत्पाद रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि अपकारक और जो उत्पाद होते हैं, उनके रासायनिक सूत्र लिखने के बाद में स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें उनकी भौतिक अवस्थाएं लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाओं में बच्चों ध्यान रखते हैं कि अगर हमारा अपकारक या उत्पाद ठोस है तो ब्रैकेट में स्मॉल s बनाते हैं, सॉलिड, और अगर वो द्रव है, लिक्विड है, तो ब्रैकेट में स्मॉल l बनाएंगे, और अगर वो गैसियस स्टेट में है, गैसीय अवस्था में है, तो स्मॉल ब्रैकेट बना के उसमें g बना देते हैं। और अगर वो जलीय अवस्था में है, कैसा है बच्चों? जलीय अवस्था में है, तो ब्रैकेट बना करके AQ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AQ। बच्चों जली को एक्वस कहते हैं, तो इसके लिए AQ बनता है। क्या बनता है? AQ। और बच्चों अगर रासायनिक अपक्रिया के दौरान गैस बन रही है तो गैस बच्चों निकलती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो गैस होती है उसके पास में एक एरो बनाते हैं जिसकी नोक ऊपर की ओर रखते हैं। इसका मतलब है कि ये गैस ऊपर की ओर निकल रही। बच्चों गैस ऊपर की ओर ही जाती है। और अगर उसमें कोई अवक्षेप बन रहा हो तो अवक्षेप बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था हमेशा तली में बनता है, तो इसके लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो बनाते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो बनाते हैं। और बच्चों क्या हो सकता है? और बच्चों उसमें यह हो सकता है कि रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा निकल रही हो या अवशोषित हो रही हो। अगर ऊष्मा निकल रही है तो उत्पादों के बाद प्लस चिन्ह लगाकर ऊष्मा लिखते हैं, और अगर अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो उत्पादों के बाद में माइनस चिन्ह लगा करके ऊष्मा लिखते हैं। और बच्चों इसमें विभिन्न जो परिस्थितियां होती हैं, जो ताप होता है या उत्प्रेरक होता है, उसको हम एरो के ऊपर दर्शा देते हैं। ऊपर कुछ पॉइंट लिख देते हैं, कुछ पॉइंट एरो के नीचे लिख देते हैं। अब बच्चों इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब कारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी बच्चों लिखा था एक रासायनिक समीकरण KClO3, और बच्चों मैंने इसमें क्या बताया था कि इसमें उत्पाद KCl बनता है और O2 बनता है। KClO3 बच्चों ये ठोस होता है, तो ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, क्या बनाएंगे, स्मॉल है, सॉलिड। KCl ये भी ठोस होता है, तो यहां स्मॉल ब्रैकेट बना करके S लिखेंगे। O2 गैस है, तो यहां स्मॉल ब्रैकेट बना के क्या बनाएंगे, G,
और गैस है ये ऊपर की ओर भागेगी, तो यहां एक एरो भी बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर करेंगे। और बच्चों ऊष्मा का जिक्र यहां हुआ तो एरो के ऊपर हम लिख देंगे ऊष्मा, तो ये कंडीशन भी यहां पर दर्शाएंगे। और बच्चों आगे आपको बताते हैं, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक गैस ले ली N2 और दूसरी गैस ले ली H2, एक गैस ले ली N2 और दूसरी गैस ले ली H2, इन दोनों की आपस में अपक्रिया कराई। तो बच्चों इन दोनों की आपस में अपक्रिया उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है? उत्क्रमणीय। और ये अपक्रिया जो होती है तो इसमें जो नई गैस बनती है वो बनती है NH3। क्या बनती है? NH3, अमोनिया बनती है। और इसमें बच्चों ऊष्मा भी निकलती है। तो उत्पाद कौन है बच्चों? यहाँ NH3। तो ऊष्मा को कहां लिखते हैं बच्चों? उत्पादों के बाद अगर ऊष्मा निकल रही है तो प्लस चिन्ह लगा के ऊष्मा लिखेंगे, अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो माइनस चिन्ह लगा के ऊष्मा लिखेंगे। देखिए बच्चों यहां ऊष्मा निकलती है, कितनी निकलती है? 22.4 किलो कैलोरी। ठीक। अब बच्चों इसमें अवस्थाएं भी हमें दर्शानी है। नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होता है, गैस है। हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है। NH3 भी क्या है? गैस है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? जी। यहां बच्चों उत्प्रेरक Fe यूज होता है, तो Fe उत्प्रेरक है तो इसको भी हम एरो के ऊपर दर्शाएंगे। यहां पर दाब बच्चों 200 ATM होता है तो इसको भी एरो के नीचे दिखाएंगे। टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसको भी हम दिखाएंगे। अब बात आपको समझ में आ रही होगी, जो परिस्थितियां होती है उनको एरो के ऊपर और नीचे हम शो करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बच्चों अगर अवक्षेप बन रहा हो, क्या बन रहा हो? अवक्षेप। तो अवक्षेप जो बनता है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके सूत्र के तुरंत बाद ये एरो लगाते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लगाते हैं। कहां लगाते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो लगाते हैं। जैसे बच्चों अगर मैं एक ले लूं पदार्थ Na2SO4 और दूसरा ले लूं रासायनिक पदार्थ BaCl2, इन दोनों की आपस में क्या करा दूं? अपक्रिया। ये बच्चों ये सब ऊपर वाली रिएक्शन के लिए है, यहाँ ये दूसरी अपक्रिया मैं लिख रहा हूं, दूसरी अपक्रिया की रासायनिक समीकरण लिख रहा हूं। तो बच्चों इन दोनों की जब आपस में अपक्रिया होती है तो यहाँ एक अवक्षेप हमें मिलता है BaSO4 और एक उत्पाद बनता है NaCl। BaSO4 बेरियम सल्फेट ये अवक्षेप होता है तो यहाँ हम एरो बना देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये अवक्षेप है और ये तली में रहता है। सोडियम सल्फेट ये जलीय अवस्था में होता है तो ब्रैकेट में AQ बना देंगे। बेरियम क्लोराइड ये जलीय अवस्था में होता है तो ब्रैकेट में AQ बना देंगे। NaCl जलीय अवस्था में होता है तो ब्रैकेट में AQ बना देंगे। तो बच्चों मेरे बताने का मतलब है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया के समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम इन पॉइंट्स का यूज उसमें करते हैं। आपको बुक में रासायनिक अपक्रियाओं की समीकरण इस तरह से लिखी हुई मिल जाती है। तो अब बात समझ गए होंगे क्या करना होता है। उनकी भौतिक अवस्थाओं को हम शो करते हैं रासायनिक समीकरण में। कोई गैस निकल रही है तो गैस का रासायनिक सूत्र लिखने के बाद अपवार्ड डायरेक्शन में एरो बनाते हैं। अगर कोई अवक्षेप बन रहा हो तो उसका सूत्र लिख के डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो बनाते हैं। अगर ऊष्मा निकल रही है तो उत्पादों के बाद प्लस चिन्ह लगा के ऊष्मा लिखते हैं। और अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो उत्पादों के सूत्र लिखने के बाद माइनस चिन्ह लिख करके ऊष्मा लिखते हैं। जो परिस्थितियां होती हैं चाहे वो ऊष्मा हो या ताप हो या उत्प्रेरक हो, उसको एरो के ऊपर या नीचे लिख करके हम शो करते हैं। तो अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करें, फिर आगे आपको मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। बच्चों ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अपकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या आपस में समान होती है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या समान होना चाहिए? अपकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या आपस में समान होनी चाहिए। जैसा कि बच्चों देखिए बोर्ड पर अभी मैंने रासायनिक समीकरण लिखी थी, एक तो लिखी थी पोटेशियम क्लोरेट वाली KClO3,
इससे मैंने बनाया था, क्या बनाया था, KCl और प्लस O2। अब बच्चों इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें अभिकारक KClO3 है और KClO3 में एक पोटेशियम परमाणु, एक Cl परमाणु है, 3 ऑक्सीजन परमाणु। उत्पादों की तरफ जरा नजर दौड़ाइए, एक क्लोरीन परमाणु, एक पोटेशियम परमाणु, एक क्लोरीन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु। यानी कि इस रासायनिक समीकरण में अपकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या आपस में समान नहीं है। इसका मतलब ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसी है? असंतुलित। तो अब इसे संतुलित करना है। बच्चों किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि का प्रयोग किया जाता है। इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। इसके लिए अपकारकों और उत्पादों को गुणांकों से गुणा करते हैं। गुणांकों का मतलब है धन पूर्ण संख्याओं से गुणा करते हैं और परमाणुओं की संख्या समान करते हैं। देखिए बच्चों, यहां किसकी संख्या समान नहीं है? ऑक्सीजन की। एक तरफ ऑक्सीजन 2 है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन 3। तो 2 और 3 को बराबर कैसे कर सकते हैं? मैथमेटिक्स का यूज करिए बच्चों। 2 और 3 को, ठीक, 2 में 3 का गुणा करें और 3 में 2 का गुणा करें। तो हम क्या करेंगे, इधर इस पूरे में KClO3 में गुणा कर देंगे 2 का और ऑक्सीजन में गुणा, इधर O2 में गुणा कर देंगे 3 का। ऐसा करने से ऑक्सीजन 2 तिया 6, 3 दूनी 6 बराबर हो गए। क्या अब असमान हो गए? K और Cl, इधर K 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए। तो हम क्या करेंगे, इस KCl में फिर 2 का गुणा करेंगे। अब आप देखिए, अब ये समीकरण हमारी बिल्कुल संतुलित है, क्योंकि इसमें अपकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या आपस में समान है। तो ये हो गई हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी तरह से बच्चों मैंने एक अपक्रिया और आपको बताई है अभी, Mg की अपक्रिया O2 से कराई है और मैंने अभी अभी बनाया था MgO। इसको भी आप ध्यान से देखिए, Mg के परमाणुओं की संख्या समान है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान नहीं है। तो ये भी असंतुलित है। देखिए बच्चों, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। आप समझ गए होंगे, 1 में 2 का गुणा कर दें बराबर हो जाएंगे। तो हम यहां पर अब गुणा अकेले इस ऑक्सीजन में नहीं होगा, पूरे में होगा। 2 का मैंने गुणा किया, जैसे आपने 2 का गुणा किया वैसे Mg असंतुलित हो गए। Mg इधर 2 है, इधर 1 है। तो ये तो बहुत सिंपल काम है कि इसमें हम 2 का गुणा कर दें। अब आप देख रहे हो कि ये जो रासायनिक समीकरण है, इसमें अपकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या आपस में समान है। तो ये भी क्या हो गई हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी तरह से बच्चों मैंने एक अपक्रिया और लिखी थी। जो भी अभी अपक्रियाएं आपको बताई हैं मैंने, वो सब असंतुलित है। इसको लिख करके केवल अपक्रिया को देखिए बच्चों, समीकरण देखो अपक्रिया की। क्या बनाया था मैंने? NH3। तो इसको आप ध्यान से देखो, इधर 2 नाइट्रोजन परमाणु, इधर 2 हाइड्रोजन परमाणु और इधर 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो ये भी समान नहीं। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन परमाणु समान करेंगे। तो नाइट्रोजन समान करने के लिए इधर हमें इस पूरे में NH3 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। करते हैं 2 का गुणा, लेकिन ऐसा करने से नाइट्रोजन तो समान हो गए, हाइड्रोजन अब समान नहीं है। हाइड्रोजन हो गए 2 तिया 6 और इधर कितने हैं? 2। तो 2 को 6 तो आसानी से कर सकते हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स यूज करो, 3 का गुणा कर दें। ठीक, अब आप देख रहे हो कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो गई। तो ये भी हमारी हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, अब बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम समीकरण कैसे चेक करेंगे कि वो संतुलित है या असंतुलित है, और अगर वो असंतुलित है तो उसको संतुलित कैसे करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? अनुमान विधि से, जिसको हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। तो बच्चों अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। अब बच्चों इस लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं।
अगर लेक्चर बच्चों आपको पसंद आया हो, केमिस्ट्री आपको समझ में आ रही हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्योंकि बच्चों मेरे इस चैनल का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों की केमिस्ट्री इंप्रूव हो, साइंस इंप्रूव हो, जिससे कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। और ऐसे सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।